आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में अपन पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल डायनेस्टी को मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से बाबर भारत में एंटर होता है। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, भारत में मुगल डायनेस्टी किस तरीके से स्थापित होती है, ये आपको मेन पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है कि आपको पता है बाबर जो है कौन से वंशज से था। तो इसके पापा आपको पता है तैमूर थे और माता चंगेज खां वाले वंशज से थी। लेकिन बाबर ने अपने आप को क्या बताया? बाबर ने अपने आप को मंगोल वंशज ही बताया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपने आप को क्या बताया? तो बाबर ने अपने आप को मंगोल वंशज बताया। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये तैमूर लंका कौन से नंबर का वंशज था, और हाँ बात करें तो चंगेज का कौन से वंशज का था। तो जो तैमूर है, तैमूर वंशज अगर बात करते हैं तो तैमूर से ये 5वें नंबर का वंशज था। वही अगर बात करते हैं चंगेज वंशज की, तो चंगेज वंशज से अगर बात करते हैं तो ये 14वें नंबर का वंशज था। ये सिंपल से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं पेपर में तो एक बार आपको माइंड में रखना है। अगर बात करते हैं बाबर की, तो बाबर क्या करता है 11 मतलब इसके पिता जो थे परगना है। इससे पहले अगर बात करते हैं परगना प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो परगना जो है आपको याद रखना है ये तजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या थी कहानी? तो इसमें ये थी कि 11 वर्ष की उम्र में इस उम्र का था तब इसके पिताजी का देहांत हो जाता है और बाबर अपनी दादी के सहयोग से परगना का शासक बनता है मात्र 11 वर्ष में। इसमें बाबर के द्वारा परगना पे तो इसका राज था ही। इसके साथ ही समरकंद वाले एरिया को भी अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, जो समरकंद उज्बेकिस्तान के जो शासक थे उनके द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बाबर को न केवल परगना बल्कि न केवल अगर बात करते हैं समरकंद, बल्कि परगना को भी छोड़कर वहाँ से आना पड़ता है। उसके बाद बाबर क्या करता है, बाबर ने भारत में इससे पहले अगर बात करते हैं तो 5 प्रकार के आक्रमण किए, जिसमें आपको पता है बहरा का जो युद्ध था वो याद रखना है आपको। इसके बाद इसने इस तरीके से इसकी नज़र रहती है इसको, जब ये 4थे नंबर पर क्या करता है, ये इसके द्वारा भारत में लगातार आक्रमण करता रहा। लेकिन इसको जब ये 4थी बार 1520 के टाइम की बात चल रही है, पंजाब वाले एरिया में आक्रमण करता है। तो पंजाब का गवर्नर जो था दौलत खां था, जो इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां से संबंधित थे। तो इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और दौलत खां के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और बाबर से मिलते हैं और कहते हैं आपको दिल्ली पर आक्रमण करना है। तो ये यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी जाती है। किस तरीके से लड़ी जाती है, ये इसमें क्या होता है आपको पता है, दौलत खां और आलम खां जो थे सारी रणनीति बता देते हैं इब्राहिम लोधी की बाबर को, और बाबर इसमें मतलब पूरी तरह से विजित होता है और इब्राहिम लोधी की युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर के द्वारा एक उपाधि धारण की गई। इस उपाधि का नाम याद रखना है, जो आपको दिख रहा होगा कलंदर की उपाधि। दूसरा अगर बात करते हैं खानवा का युद्ध, तो खानवा के युद्ध में भी आपको याद रखना है राणा सागा की सेना को देखकर क्या होता है, 1527 की बात चल रही है। राणा सागा की सेना को देखकर क्या होता है, बाबर की जो सेना थी वो घबरा जाती है, क्योंकि बाबर की जो सेना थी वो काफ़ी कम थी राणा सागा की सेना की तुलना में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बाबर के द्वारा पहली बार अपनी सेना के लिए जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया गया, जिसमें सेना मर मिटने के लिए तैयार हो गई और बिल्कुल डटकर सामना करती है और राणा सागा को यहाँ पर पराजित होना पड़ता है। राणा सागा युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बाद में राणा सागा को इनके ही सहयोगियों के द्वारा इनको जहर देकर मार दिया जाता है। इस तरीके की कहानी आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको पता है आपको चंदेरी का युद्ध याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है चंदेरी के बाद आपको 1527, 1528 और 29 वाला अफगान युद्ध आखिरी याद रखना है। ठीक है, ये महमूद था अफगानी था, उसके साथ लड़ा जाता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है। तो किस तरीके से कौन से युद्ध, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से युद्ध ने बाबर को भारत में मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में सफलता दी? तो याद रखना है खानवा का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है भारत में बाबर को मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। कल मैंने आपको इसको पूरा बता दिया था कि किस तरीके से बाबर के द्वारा पातशाही की उपाधि धारण की जाती है। पातशाही मतलब जो तुर्की
मुस्लिम थे ना वो पातशाही, मतलब जो मुगल से संबंधित बात कर रहे हैं, तो जो मुगल मुस्लिम थे उनके द्वारा पातशाही की उपाधि धारण की जाती थी। इनका मतलब था, पातशाही का मतलब था कि साम्राज्य का वास्तविक शासक जो है वो राजा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब आगे चलते हैं, आज क्या देखना है, बाबरनामा की बात मैंने आपको कल बाबरनामा पे ही छोड़ा था। बाबरनामा में आपको देखना है कि बाबरनामा यानी कि बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी, ये तुर्की थी, लेकिन आपको याद रखना है कि जो साम्राज्य की भाषा थी वो क्या थी, तो साम्राज्य जो मतलब जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुवाद किस भाषा में हुआ है, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, अब्दुल रहीम खाने खाना और पायंदा खां। तो एक तो नाम आपको याद रहता है, लेकिन पायंदा खां भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, तो एनी बेवरेज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, एनी बेवरेज। तो क्या किस नाम से किया है, तो वाक्या ए बाबरी के नाम से इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं बाबरनामा में क्या लिखा गया था, किस भारत की किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी, तो बाबरनामा में बाबर ने गंगा स्नान, मतलब गंगा के स्नान को पवित्र माना जाता है, ये आपको पता है, तो ये बाबर ने बाबरनामा में लिखा था। इसके बाद फलों का राजा क्या है, आम है, ये भी इसने लिखा था इसमें। और धनी राष्ट्र, मतलब धनी राष्ट्र और कारीगरों का राष्ट्र किसे बताया, भारत को बताया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, गंगा स्नान, फलों का राजा आम और धनी राष्ट्र एवं कारीगरों का राष्ट्र कौन सा है, अपना इंडिया है। ये बाबर के द्वारा बाबरनामा बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों का राजा आम ये मुगल साम्राज्य में कौन सी किताब में ऐसा बताया गया था, मतलब किस आत्मकथा में ऐसा लिखा गया था, तो बाबरनामा में ऐसा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, बाबर बता दिया राजकीय भाषा क्या थी, फारसी याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बाबर के निर्माण कार्य यानी कि बाबर के द्वारा कौन से निर्माण कार्य किए गए हैं, ये चीज़ याद रखना है। तो मुइवियान पद्य शैली इसके द्वारा शुरू की गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुइवियान पद्य शैली। और आगरा में आरामबाग याद रखना है, आरामबाग इसने बनवाया नहीं था, सिर्फ कल्पना की थी कि इस तरीके का बाग होगा, चारों तरफ पेड़, मतलब बीच में क्या होगा, कोई मकबरा होगा, उसके आसपास क्या होंगे, पेड़ यानी कि हरियाली होगी, और बीच में से क्या निकल रहा होगा, पानी निकल रहा होगा। तो ये इसकी कल्पना थी, लेकिन अकबर इस काम को पूरा करता है और पानीपत में इसके द्वारा मस्जिद बनवाई गई। ठीक है, इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन से पुत्र थे ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हुमायूं को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है इसमें अपनी एग्जाम दृष्टि से। तो हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। अब हुमायूं के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ। हुमायूं यानी कि हुमायूं का अर्थ क्या होता है ये याद रखना है। तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली यानी कि लकी। हुमायूं का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने एवक के बारे में पढ़ा था, एवक का मतलब क्या था, तो एवक का मतलब तारे से संबंधित था। उसी प्रकार से हुमायूं का अर्थ क्या है, भाग्यशाली यानी कि लकी, भाग्यशाली यानी कि लकी इसका अर्थ है। अब बेचारा हुमायूं के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वही चीज़ अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 1530 से 1540 में हुमायूं पहले तो शासन करता है, लेकिन बीच में इसको सामना करना पड़ता है अफगान यानी कि शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये 1540 के बाद इसको घुमक्कड़ों की तरह जीवन बिताना पड़ता है, और 1555 में और 1555 से 1556 में फिर से आता है। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा बनवाई गई दीन पनाह मस्जिद, मतलब दीन पनाह नगर दिल्ली में बनवाता है, और उसी से गिरते, मतलब उसी पर क्या होता है, उसी की सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं, मतलब ये कल पूरा डिस्कस करेंगे क्लियर। 2 पॉइंट याद रखना है इसमें आपको कि जो बाबर है, बाबर के द्वारा कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की गई। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बाबर अपने आप को मंगोल वंशज बताता था। ठीक है, मंगोल वंशज को ही उसने अपनाया है कि मैं मंगोल वंशज ही हूँ। ये चीज़ चंगेज वंश का ये 14वें नंबर का था और तैमूरलंग का ये 5वें नंबर का था। तो कल के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।